नमस्कार साथियों, मैं सुशील अवस्थी आप लोगों से बातचीत करने के लिए इस शनिवार में फिर आपके सामने हूँ। और आज मुझे जो चर्चा का विषय लग रहा है वो जातिवाद लग रहा है। जातिवाद आप भी जानते हैं, जातिवाद को लेके हम भी जानते हैं जातिवाद को लेके क्या बात है, क्या स्तर है, क्या लेवल है जातिवाद का, और ये कहाँ तक नीचे तक मेरे समाज में घुस गया है, कहाँ तक। कितने चुनाव आपको हमको कसम खिला के पूछा जाए कि कौन सा चुनाव है जिसमें आपने जातीय आधार से अलग हट के वोट किया, जातीयता नहीं देखी, या कौन सा चुनाव है जिसमें राजनीतिक दलों ने इस तरीके से टिकट बांटे, समझ रहे हैं, कि जातिवाद का कोई लेना देना उस चुनाव में नहीं था किसी। तो ये और उस पर तुर्रा ये है कि जो समाज है मेरा, भाई दो तरह के लोग समाज में हैं, तीसरी तरह कोई व्यक्ति नहीं। एक बौद्धिक और दूसरा मूढ़ टाइप का आदमी। मूढ़ टाइप के लोगों की संख्या हमेशा ज़्यादा रही है। हिरन ज़्यादा रहेंगे, शेर कम रहेंगे, ये जान लीजिए आप, ये हिरन है। मूढ़ आदमी ज़्यादा है हमारे आपके बीच में। अच्छा, उसमें और बुरा तब होता है कि उन मूढ़ लोगों की एक्टिविटीज़ से, गतिविधियों से कुछ बुद्धिमान बट गए, उसमें फ़ायदा उठाने में चले गए कि हमको जातिवाद का फ़ायदा लेना। उनको जातिवाद से कोई वास्ता नहीं है। सही में पूछा जाए तो उनके दिल में जातिवाद का जा भी नहीं है, समझ रहे हैं वो। और वो ये जान भी रहे जातिवाद गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी वो उसमें खेल रहे हैं क्योंकि लाभ है। वो इसी जातिवाद के आधार पे विधायक बन जाएंगे, आर्थिक लाभ होगा। वो इसी जातिवाद के आधार पर प्रधान जी बन जाएंगे, वो इसी जातिवाद के आधार पे। तो ये जो कुछ बुद्धिमान हैं, ये भी कभी जातिवाद का वास्तविक विरोध कभी नहीं करते। आप देखिए, अभी एक प्रकरण आया है इटावा में, यादव जी कथा कर रहे हैं, पंडित जी बने थे अग्निहोत्री, फिर लोग जान गए कि ये तो यादव जी हैं, कथा कर रहे हैं पंडित जी बन के, बवाल हो गया। अब देखिए उसमें क्या है, सारा बवाल किस टाइप के लोगों ने किया, मूर्ख। अरे पंडित जी को क्या ले देना भाई, पैर छू लिए तो छू लिए, उसमें क्या चला गया। ये कौन सी पंडिताई है भाई कि दूसरी जाति से उसका मुंडन कर दो। भाई पंडित जी की भी तो गलती है कि तुम नहीं जान पाए कि यादव है कि पंडित है, तो क्यों कथा करा रहा हो तुम अपरिचित आदमी से। आप बताइए, तुम्हारी गलती नहीं बिल्कुल। लेकिन उसकी चुटिया काटे, उसके बाल मोड़ दिए और कहा तक यहाँ गया कि पेशाब डाल के उनको पवित्र तक किया। इतना नीच और घृणित काम है। मैं ब्राह्मण होके भी कोई कहे समर्थन कर दो, कैसे कर देंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप देखिए कुछ लोग हैं, भाई पंडित जी ने किया तो पूरे प्रदेश के पंडितों ने, ब्राह्मणों ने थोड़ा कर दिया। कितने ब्राह्मणों ने किया, 2 4 5 उस गाँव के। लेकिन थोपा बनाया ऐसे जा रहा है कि जैसे पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने यादव समाज के साथ गलत कर दिया। लाखों पंडित जी, लाखों यादव को अपमानित कर दिया। ये बनाया जा रहा है। दो मूर्ख और मूढ़ लोग, एक पंडित जी परिवार मूर्ख और मूढ़, और जो यादव कथा कर रहा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मूर्ख और मूढ़। अरे भाई तुम यादव जी हो, तुम यादव जी बन के कथा करो, क्या प्रॉब्लम, आप बताओ। लेकिन तुम अग्निहोत्री बने घूम रहे, क्यों। अच्छा, ये मेरी बात अब गलत नहीं, जैसे पहले हम बात करते लोग कहते हैं पता करो, वो कहीं कभी नहीं बना अग्निहोत्री। अरे पुलिस ने FIR तो इसी पर दर्ज की उनके खिलाफ। तो जब पुलिस इतना जान गई कि FIR दर्ज करने भर का आधार है तो तुम बने हो, वो तो जांच के बाद क्लियर होगा। तो हम क्यों नहीं कह सकते कि वो अग्निहोत्री बना घूम रहा था, यादव एंड फैमिली। अरे तो बाबू तुमको अग्निहोत्री बनने की क्या जरूरत। और उसके बाद सारे ब्राह्मणों की बुराई, ब्राह्मण ये होता, ब्राह्मण वो होता, ब्राह्मण ये होता, वो होता, वो बनना भी आपको ब्राह्मण है। बात समझो आप, रावण बुरा है, कंस बुरा है, और कह दो बनना भी हमको रावण कंस है। अब बताओ क्या मानसिकता है तुम्हारी भाई, क्यों विरोध करते हो। और जाति आधार को सारे ब्राह्मणों को, और उधर तमाम लोग खुल के शुरू हो गए कि ब्राह्मण को जीने नहीं देंगे, ब्राह्मण ये ब्राह्मण खराब, इधर कुछ यादव। हम आपको बता रहे हैं ये 2 परिवार हैं सिर्फ खराब। जो कथा करने गया था वो पूरा परिवार
और जो कथा सुन रहा था वो पूरा परिवार। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश और देश के एक यादव गलती नहीं, और इसके अलावा उस ब्राह्मण के अलावा समझे उस गांव के किसी ब्राह्मण की गलती नहीं। अच्छा भाई, 2 की बनी रहने दो। पुलिस ने FIR दर्ज किया, इन्हीं 2 को तो डाला, हमको आपको तो नहीं डाल दिया। इलाज हो रहा, न्याय यही है, संविधान यही है, व्यवस्था यही है कि गलती किया 2 परिवारों, 2 उन्हीं लोगों के खिलाफ तो FIR हुई है जी, कि पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों के खिलाफ। तो ये व्यवस्था है कि बाबा साहब का संविधान है, वो बताएगा क्या करना है। वहाँ बाबा साहब की भी नहीं माननी, सारे ब्राह्मणों को ऐसी तैसी करनी, और इधर कुछ ब्राह्मण लगे सारे यादवों को ऐसी तैसी। अरे क्या मूर्खता का काम भाई, पूरी मूर्खता का। और सुनिए भैया, अभी खत्म नहीं, उसके बाद देखो जो नेता हैं हमारे अखिलेश यादव हैं, पार्टी कार्यालय में बुला के अरनिया बज रही है। किससे? वही भकुआ यादवों की। दूठे जो बड़े अग्निहोत्री घूम रहे थे पूरे प्रदेश में, देश में आग लगाने तैयार बैठे, उनका प्रकरण। और हारमोनिया बजाओ, पूरी कथा सुनाओ, पूरा साला समाजवादी पार्टी बैठ के कथा सुन रहा हुआ। क्या यार तमाशा, तुम पॉलिटिकल आदमी हो हैं, समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हो। वो कथावाचक क्यों सही है? क्योंकि वो यादव है। इतना अंधे हो जाओगे जातिवाद में? आप बताओ, उसकी कथा कर, और वो यादव निर्दोष है और जांच पूरी हुई नहीं। अरे तुम ही मुख्यमंत्री होते, कह देते इतनी जल्दी निर्दोष, जितनी जल्दी उसको बुला कथा करवा रहे हो सपा कार्यालय में। अरे जान तो लो, इतना परिपक्व यादव है हैं, तो पिताजी की अंत्येष्टि में काहे नहीं उसको बुला के अंतिम संस्कार मुलायम सिंह का करा दिए तुम? तना ब्रह्म जनार्दनम हो गया वो है। तो ये इनकी स्थिति है, ये इनकी राजनीति है, और ऐसे करते रहे तो हमें लगा 100-150 साल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश राजनीति में नहीं आएगी। ये भी चले जाएंगे, अर्जुन भी चले जाएंगे, और आने वाली पीढ़ियां भी मुख्यमंत्री इनकी नहीं बन पाएंगी। विद्वेष पैदा करके कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? भाई देखिए सुशील भाई, पूरे दुर्भाग्य इस देश का ये है कि पूरी जो हमारी आज़ादी आंदोलन जिसके बाद हम लोग इतने कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद जिस अपने दोष के कारण या जिन कारणों से हम गुलाम हुए थे, उस सारे कारण आज़ादी के बाद पुनः मौजूद है। हाँ। और आज आप देख लीजिए, चाहे प्रदेश की राजनीति हो और चाहे देश की राजनीति हो, उसके केंद्र में जाति, संप्रदाय और क्षेत्र, यानी यही 3 चीज़ हमेशा से विगत 75 वर्षों की राजनीति में आप देख लीजिए, यही केंद्रीय मुद्दा बना हुआ है। चाहे आप समाज के किसी वर्ग में, आम या खास में आप बैठते हैं, जो भी चर्चा होती है, यदि राजनीति की चर्चा हो रही है, अच्छा राजनीति की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि भाई पूरा शासन विधान राजनीति तय करता है, तो और राजनीति जो है, समाज राजनीति को नहीं इस समय मार्गदर्शन दे रहा है, राजनीति समाज को मार्गदर्शन दे रही है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब आप चाहे ये सब हमारे नौजवान नेता हैं देश की, ये जो कहते हैं कि भाई अगली यानी नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स हैं हमारे अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, योगी आदित्यनाथ जी, अगर हम इन तीनों को देखें, इस समय देश के सर्वाधिक लोकप्रिय 3 नेता जो नौजवान हैं, साउथ के कुछ लीडर्स हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से अगर इनकी बात करें जो राजनीति में जिनका सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है, तो आप ये देखिए कि इनके केंद्र में कहीं ना कहीं यही 3 चीज़ें। अब आप सोचिए कि जातीय जनगणना को इतना ज़्यादा प्रोपगेट किया गया है कि उससे मतलब पक्ष विपक्ष सारे उसमें हुए हैं। उस जातीय जनगणना से, है ना, आप कितना बड़ा जाति जनगणना भी हो जाएगी और उसके बाद आप कितना लाभ समाज को दे पाएंगे? कुछ नहीं, सब अपने को लाभ। सिंपल सी बात, हमको इस देश के अंदर लोगों को जिस समाजवाद की बात आपने अखिलेश यादव जी की बात की, लोहिया जी का जो समाजवाद था, उन्होंने आर्थिक जो भी समाजवाद की बात की या सामाजिक उसकी बंटवारे की बात की, वो अर्थ पर आधारित बात की। हमारे देश के पास आज हम 21वीं सदी में हम चल रहे हैं और हम अर्थ के आधार पर क्यों नहीं हम लोगों को हम जो है उस तरह से दे सकते? पंडित जी गरीब है तो बने रहा गरीब,
पंडित जी को लेकिन हम जाति पर ही जो है, क्योंकि पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी, आज 4-5 पीढ़ियों की राजनीति जो है जाति, संप्रदाय और क्षेत्र से बाहर निकल नहीं पा रही है। और नए जो राजनीतिक और ये सारे लोग जितने भी हैं, ये सब जो है, आज देखिए बिहार के अंदर में हम लोग को जो है उनको उनकी तारीफ करनी चाहिए कि आज प्रशांत किशोर जी वहाँ जो प्रयास कर रहे हैं, वो भी इस देश का एक नौजवान नेता है, लेकिन वो क्या किस चीज पर वो काम कर रहे हैं? शिक्षा पर, रोजगार पर हैं। आप शिक्षा, रोजगार और उस पर न सेंट्रलाइज हो गए, आप सिर्फ जातीय समीकरण बनाने पर लगे हुए हैं। इस जात को इकट्ठा करो, जो ब्राह्मण को गाली दो तो उससे जो है पिछड़ा और जो है ये बड़े खुश हो जाएंगे, वो उनको गाली दे, वो उनको गाली दे। असल में देव कुछ ना, हाँ, पिछड़ा को सिर्फ इतने में खुश रखना कि पंडित जी की ऐसी तैसी, बस इसके अलावा उसको कुछ मिला नहीं। ये भी चाहिए भाई, चलो पिछड़ा को मिल जाए पंडित जी की ऐसी तैसी कह के, तो पंडित जी खुद साहस तैयार है कि बाबा दिन रात गाली दो हमको, सब पिछड़ों को नौकरी मिल गई, बस पिछड़ों का आर्थिक विकास हो गया, पिछड़े सब साक्षर हो गए, बात समझ रहे, पिछड़ों की समस्या खत्म हो गई। अगर कोई व्यवस्था ऐसी है कि हो सकता है, तो मैं दावे से कह रहा हूँ इस देश का एक ब्राह्मण खड़ा हो जाकर भैया को गरिया दो तुम, और पिछड़ा तो मिला, पिछड़ा को भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं हासिल हुआ पिछड़ा को, सिर्फ यही मिला है कि पंडित जी की ऐसी तैसी। भाई पूरे जो बिहार का जो डाटा सामने आया है कि भाई कुछ एक सैकड़ों में कुछ ऐसे परिवार हैं, वहाँ राजनीतिक परिवार हैं जो घूम फिर के वही पूरे प्रदेश की राजनीति करते हैं। वैसे अगर आप देश में देख लीजिए तो इसी तरीके से कुछ 1000-2000 अगर ये बात लोग हैं जो पूरे देश को जो है, हो सकता है जो आप कह रहे हो वो हो सकता है, चलो हम तय कर लिए कि अब वही होगा राजनीति में, जो आप कह रहे हैं वही होगा, लेकिन उसमें क्या कितनों को रोजगार आप दे पाओगे? कितनों को? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, लाख में ही तो रोजगार दोगे, आबादी बेरोजगार हो करोड़ों में। तो वो जो टास्क होता है पॉलिटिशियन के लिए बहुत कठिन होता है, ये बहुत कठिन टास्क है, ये आसान टास्क नहीं है। लेकिन जाति में क्या है, वो यादव को वहाँ बेइज्जत हुआ और यहाँ के सारे यादव को गर्म कर दो, और यहाँ के कितना आसान, पता लगा अरब करोड़ों यादव तुमसे जो है, अरे भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और तुम्हारे पीछे लग गया। कितना सस्ता खेल है, बात समझिए। सारे पंडित जी को करा, पंडित जी की जय हो, पंडित जी से बढ़िया कोई जात नहीं, सबसे बढ़िया जात पंडित, और इतनी बात से अगर सारे पंडित जी खुश हो गए और पॉलिटिशियन को वोट दे दिया, कितना आसान फंडा है राजनीति में। लेकिन वही जो पंडित का वोट पंडित की फर्जी तारीफ करके ले रहा है, वो जो यादव की फर्जी तारीफ, यादव से बढ़िया कोई जात नहीं, पंडित से बढ़िया कोई जात, अरे भैया आदमी सबसे बढ़िया होता है, ये जान लो। और वो किसी भी जाति में हो सकता, गलत कह रहे हैं, वो यादव घर में भी हो सकता, वो पंडित जी के घर में भी हो सकता, वो दलित भाई के घर में भी हो सकता, लेकिन ये यहाँ नहीं। तो ये नेताओं को पड़ता है आसान गेम, बात समझिए। पूरा खेत नहीं जोतना उनको, मेहनत नहीं कहीं, पसीना नहीं बहाना, कुछ नहीं, हराम खोरी जिसको कहते हैं, हराम खोरी की पॉलिटिक्स, ये जातिवाद की पॉलिटिक्स। जातिवाद की पॉलिटिक्स का मतलब ही है कि हराम खोरी की पॉलिटिक्स हो गई, जहाँ हमको इतना काम करना है, हमको इतना काम करना पड़े भैया बस, और हमको सत्ता हासिल हो जाए, ऐसो आराम हमको मिलने लगे, इतना सा है। और कोई एक आदमी अगर हमसे असहमत है तो हमको स्पष्ट लिखिएगा इस पे कि हम गलत बोले हैं। इसके हराम खोरी के अलावा नेताओं की कुछ नहीं है जातिवाद। और ये हराम खोरी की परमिशन आप देते हो, हम देते हैं, यादव जी देते हैं, पंडित जी देते हैं, ये सब देते हैं, बिल्कुल कि करिए। हम मना करने के नहीं, रोजगार के सिवा में कोई बात नहीं सुनूंगा। हमारे लड़के की नौकरी नहीं लगी, कब लगेगी, कैसे लगेगी, पिछले इलेक्शन में लगा पर छोड़ो, अब की लगाओगे नहीं बताओ, बात समझ रहे हैं? क्यों नहीं पूछते? ये कितना कठिन काम, कितना आसान काम है क्या? इसके लिए चाहिए जागरूकता। जागरूकता लाएगा कौन? जागरूकता लाने काम पॉलिटिकल पार्टियों का है। राजनीतिक जागरूकता लाने का पार्टियां जनमत बनावे, सार्थक चर्चा विचार ये सब करना नहीं जाता कोई, बात समझ रहे? एक ट्वीट से दंगा भड़क सकता है, जान लो। लेकिन आप बताओ, 2 करोड़ ट्वीट करने के बाद भी आप 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे सकते, बात समझिए। एक ट्वीट से आप दंगा भड़का सकते हैं पूरे देश में, समझ रहे हैं? लेकिन 20 लाख ट्वीट से आप
20 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते। ये कठिन काम है। वो जनसुराज के हमको एक कार्यकर्ता है, हम आप जनसुराज के सदस्य हैं, लेकिन आपको काम पसंद आया क्योंकि जातिवाद की राजनीति से आप त्रस्त हो। वो आदमी कह रहा है रोजगार दो, अपने बच्चों को शिक्षा दो, ये मूर्खता में मत पढ़ो। लेकिन इस मूर्खता और मूढ़ता में हम सदियों से चले आए भाई। जब तक इस देश में जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद पर राजनीति होती रहेगी, देश का कभी भी भला हो नहीं सकता। आपको ये लगेगा आज समझें और चाहे 200 साल बाद समझें, है ना? समझना पड़ेगा। और देखिए जो कहते हैं कि जो पौध खराब हो चुकी है वो खराब हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो हमारे जो युवक हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं जो अभी 18 साल के हो रहे हैं, आगे मतदाता होंगे। देखिए राजनीति बदलनी पड़ेगी इस देश की, और राजनीति का एजेंडा बदलना पड़ेगा। जब तक हम राजनीति का एजेंडा नहीं बदलेंगे, यानी जब तक क्षेत्रवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद राजनीति के मूल में रहेगा, तब तक इस देश का कभी भी वो शहीदों के सपनों का भारत का निर्माण नहीं हो सकता। और हरामखोरी कर रहे नेता, जहाँ राजनीति में जातिवाद हावी, जिन प्रदेशों में जितना हावी है, मैं दावे से कहता हूँ वहाँ का नेता उतना हरामखोर है, क्योंकि उसने छोटा राह चुना, जिसमें कम मेहनत वो राह चुनी है। करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार देना है, ये नहीं है। उद्योग व्यापार लगा के काम करना है, कितना कठिन काम, एक इंडस्ट्री जिले में खड़ी करना, आप बताओ। और 250 यज्ञ करा देना कितना आसान काम, आप बताओ। क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी लगता है, टेंट लगेगा, कनात लगेगा, बाबा लाना है, ये बहुत काम होते हैं, और यही काम ज़्यादा होते हैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में। अरे ये काम छोड़ दो उनको, जो मंदिरों के मठ हो और इनके महंत हैं। तुम क्यों करते हो भाई? पॉलिटिकल हो आप, क्यों करते हो? ये महंतों का काम है कि नहीं? ये धर्म गुरुओं का काम है कि नहीं? बात समझे? हिंदुत्व की बात तो हिंदुत्व के उनको करने दो, महंतों को, और जो मुस्लिम धर्मगुरु उनको करने, तुम क्यों करते हो? लेकिन ये हरामखोरी, नेताओं की हरामखोरी, थोड़ा करो इतना वोट मिल जाता। और वहाँ वो जो लाइन है, इतना करोगे तो इतना रिजल्ट आएगा, लेकिन ये कौन कराएंगे? पब्लिक। जिस दिन बदल गई कि आप बताओ कब नौकरी दोगे, आप बताओ कब दोगे, जब चुनाव होते रहने दो चुनाव। बात एक ही पूछे कि हमारे गांव कितने लड़का सरकारी नौकर होगी, हमारे ज़िले में कितनी फैक्ट्रियां लग गई, हमारे यहाँ कृषि सुधार कार्यक्रम कितने जारी किए गए। बात समझ रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते हो आप ये बात? और 5 साल में 1-2 महीने आप हिंदू मुस्लिम करके सरकार बना देते हो, फिर 4-4.5 साल तुम यही झेलते हो कि खरपतवार हटाने के लिए दवाई कहाँ मिलेगी, सब्सिडी मिल रही कि नहीं मिल रही। जिला कृषि अधिकारी काम है देखना ज़मीन कैसी है, यहाँ पे कौन सी फसलें बेहतर होंगी। अरे भाई तुम चाहोगे तो ये कुछ नहीं है, जिला कृषि अधिकारी नहीं, ये सड़क पर बैठे मिलेंगे आपके घर। लेकिन अपने नेता से यही मांगो, मंदिर ना मांगो, मंदिर मस्जिद ना मांगो, ये काम करने दो मठ महंतों को, ये करने दो इस्लामिक धर्मगुरुओं को। सरकार से ये काम लो कि भाई हमारे पास 3 बीघा खेत है, इसमें हम क्या बोए हैं, यही तो है जिला कृषि अधिकारी काम। क्या काम आप बताओ, क्या बोया जाए, क्या लगाया जाए, कुछ नहीं। 4 साल तुम 4.5 साल इसी में जूझते, 2 रुपया कहाँ से मिल जाए, कैसे मिल जाए। और इलेक्शन समय ऐसा पगल आते हो भाई, ऐसा पगल आते हो इन हरामखोरों कहने से। भाई ये निर्धारित करना मुश्किल कार्य है कि ज़्यादा दोषी जनता है कि ज़्यादा दोषी हमारे नेतागण हैं। ये भी एक विषय है। क्यों? क्योंकि वो तो ये देखते हैं कि हमें आपको क्या पसंद है। भाई हम तो आप तो बात कर रहे हैं जनता दोषी ये कह रहे हैं, वो तो बेचारे ये भी नहीं कह सकते वोट मांगते समय कि तुम ससुरो दोषी और नालायक हो। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दोष हमारा आपका है, जो देश के मतदाता हैं। हाँ, देश के नागरिकगण हैं। क्या है, निष्पक्ष संस्थाएं चाहिए। बात समझिए, है क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष कहाँ? उसका मतलब किसी तरह चुनाव हो जाए और वोटिंग % बढ़ जाए। पॉलिटिकल पार्टियों को क्या लेना देना कि सही तरीके से सोच आपकी बने। उनका तो भाई दे दिया, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री में उमा जूझी कि हम तुमका जागरूक करी। बात समझो आप संस्थाएं क्या बची थी? धर्म बचे थे। धर्म में उससे ज़्यादा चोर बैठे भाई धार्मिक लोग कि सही कर्तव्य तुम्हारा इस समय क्या है, ये समझाना किसका काम है? संतों महंतों का। वहाँ देखो तो बड़े डाकू बैठे। तो है क्या कि समझाने वाला काम शिक्षा कर सकती है। अब जो तुमको विवेक कोई दे सकता है तो वो बची है शिक्षा। ये जान लीजिए आप,
नौकरी ना दो, चल जाएगा। आप योजना बना के लागू कर दो कि बच्चा किसी का हो, बेटा किसी का हो, बिटिया किसी की हो, अगर पढ़ना चाहती है, जब तक पढ़ना चाहती है, सरकार पढ़ाएगी। बात समझ रहे? आप ये जो राशन बांट रहे हो, हटा लो, वापस ले जाओ राशन। अरे बच्चे मेरे पढ़ गए ना, तो राशन हम बगल वाले को खिला देंगे। लेकिन है क्या, ये मूर्ता जारी रहनी चाहिए। इसमें भी तो कुछ लोगों को फायदा है। राशन लो और लई के का बेच दो फिर तुरंत। हम तो कह रहे हैं सरकार कुछ न करे, एक एजेंडा उठा ले कि आपका बच्चा हो, हमारा बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, जब तक पढ़ना चाहे, जितना पढ़ना चाहे, खर्चा सरकार वहन करेगी। फिर हम आपको बता रहे 2500 स्कीमें हैं देश में, उन सब का पैसा तुम वापस लेंगे, रख लो। फिर जो बच्चा पढ़ गया, कमा के अपना प्रतिपूर्ति करेगा, परिवार का भी पालन पोषण करेगा, और समाज के भी 2-4-10 लोगों को, बात समझ रहे हैं, न तुमको वृद्धावस्था पेंशन देनी पड़ेगी, बात समझ रहे हैं, ना आपको सबको राशन देना पड़ेगा, ना आपको किसी को आवास देने की जरूरत है। बात समझिए, एक काम क्या कि तुम्हारा बच्चा जब तक पढ़ना चाहे, सरकार खड़ी है पीछे। पैसे के कारण कोई प्रतिभा नहीं छूटेगी, नहीं मरेगी। मर रही प्रतिभा, कुंठित है, पढ़ना चाहते, पैसा नहीं है, क्या करोगे? तो एक योजना सरकार उठा ले। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, सिंगल योजना कि पढ़ो जितना पढ़ना है, हम जिम्मेदार हैं। सरकार 1000 तरह के टैक्स हमसे लेते हो, वो एक टैक्स, हम तो एक चीज़ मांग रहे हैं कि पूरे देश में शिक्षा फ्री, कहने वाली नहीं, कहने वाली तो फ्री है, लेकिन उन स्कूलों में कोई पढ़ने जाता है? पढ़ाई चल रही है वहाँ, प्राइमरी में बच्चा भेज सकते हो आप, हम भेज सकते हैं, ये जो सुन रहे हैं भेज सकते प्राइमरी में पढ़ने बच्चा, नहीं भेज सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तविक रूप से सरकार इतना ठेका ले ले, पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी, फिर उसको 1000 योजनाओं का पैसा उसका बच जाएगा, खर्च करेगा, खर्च करना। लेकिन ये है कि ये सब काम ऐसे हैं कि पब्लिक भी जागरूक हो और ये नेता भी मजबूर हो, क्योंकि जागरूक तो हैं ये नेता ही, ऐसा नहीं नेता मूंगा है, नेता सब जागरूक हैं, अपना हित जानते हैं कि मूर्ता करने में हित है तो वो मूर्ता करेंगे, और ये जानते बूझते हुए कि ये मूर्ता है, लेकिन वो करेंगे मूर्ता क्योंकि उनका हित है। लेकिन तुम तो ना करो, पब्लिक बताओ। तो मेरा और आपका सम्यक रूप से सबसे आग्रह है, कोशिश करो, करो कोशिश। राजनीति भाई जातिवाद से हटेंगे, एजेंडा बदलना चाहिए। हाँ, एजेंडा बदलो भाई। हम नहीं जातिवाद से, चलो हम 100 ग्राम हैं जातिवाद में, कल से 90 ग्राम रहेंगे, घटाओ, जातिवाद घटाएंगे, धर्मवाद घटाएंगे, भाषावाद, क्षेत्रवाद घटाएंगे। असली मुद्दे जिससे तुम्हारा परिवार चलना है, तुम्हारा घर चलना है, गलत कहना है, उन पे वापस आएंगे। कौन रोक रहा तुमको? भाई 5 आदमी इस मोहल्ले में जागरूक हो गए और सही जगह वोट दिया। चलिए, आज इतनी वार्ता है, फिर अगले शनिवार मिलते हैं, देखते हैं आपसे क्या बतियाया जा सकता है बढ़िया। तब तक के लिए नमस्कार।